हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में बातें की थी। ओम्स लॉ का मैंने डेरिवेशन किया था। हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया था। उस कंडक्टर के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, नॉन जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे फोर्स लगता था, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करते थे, मूव करते थे, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था किनका, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और वो किसके कारण था? ड्रिफ्ट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे था वो डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए मैंने एक वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था पिछली क्लास में, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा था। तो वी ड्रिफ्ट में वी डी लिख देता हूं। इसका जो फॉर्मूला आया था आप पेज पलट कर दे सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो ये फॉर्मूला आया था। तो आप खुद देखो, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, चाहे बहुत धीमे धीमे है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा जीरो। अगर ये ई क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बहुत कम ऑर्डर की होती है, लगभग mm पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड फिर भी बहुत बड़ी बात होने लग जाती है, लेकिन जनरली इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है mm पर सेकेंड का। ठीक, तो आपके घर में जो वायर होते हैं और वायर में जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो होता है mm पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, और मान लीजिए जैसे यहाँ पे वायर लगा हुआ है ऊपर, और उस वायर में करंट फ्लो करके जा रहा है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए करंट, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा? तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर के कारण जो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पिछली क्लासों में, वो लगभग आई थी 10⁵। तो अगर कोई ये बोले कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 10⁵। लेकिन अगर कोई ये पूछे ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, तो आपका आंसर होगा mm पर सेकेंड। तो उस स्पीड में ड्रिफ्ट स्पीड में फर्क क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड वो एवरेज वेलोसिटी है जिसके कारण ये लोग धीमे धीमे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। ठीक, अब सुनना, अब मैं कह रहा हूं कि जो इसमें से ये टाउ होता है, इस टाउ के बारे में मुझे थोड़ी सी बातें करनी है। ये टाउ जिसको बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ये टाउ कौन है? ये है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, या फिर ये कौन है? रिलैक्सेशन टाइम, इसका दूसरा नाम है। इसका जो दूसरा नाम है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो जो हमारा टाउ है, ये टाउ जो है, दिस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टाउ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब सवाल आता है कि भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? ठीक, तो देखिए बताते हैं। यहाँ पे एक शब्द और होता है, जब आपने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था मीन फ्री पाथ लेंथ। ठीक, इसका क्या मतलब होता है पहले मैं यहां लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। दिस इज द ट्रेवल्ड एवरेज ट्रेवल्ड डिस्टेंस, average traveled distance between two conjugative collisions। टू कंजुगेटिव मतलब लगातार कोलिजन। देखिए, अब जैसे देखिए, वैसे इस शब्द में ही सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार आप इस मीन शब्द को छोड़ दो, आप सोचो मीन नहीं लिखा हुआ, मीन को छोड़ो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है फ्री पाथ लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने यहां पे एक कोलिजन किया, फिर यहां से कोलिजन करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और इस इलेक्ट्रॉन ने अगला कोलिजन यहां किया, तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, या यहां से यहां तक का जो इसका मोशन है, इस मोशन के दौरान इसने कोई भी टक्कर नहीं की।
और अगर इसने इस मोशन के दौरान कोई भी टक्कर नहीं की, मतलब इस मोशन के दौरान ये फ्री था, मतलब ये जो पाथ है ये इसका फ्री पाथ था, क्योंकि इस दौरान इसने किसी से टक्कर नहीं की, और इसकी लेंथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ लेंथ। और मीन मतलब इस पाथ लेंथ का एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो क्या हुआ एवरेज पाथ लेंथ। तो आपको डेफिनेशन से भी समझेगा कि एवरेज ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन या टू कंजुगेटिव कोलिजन, ठीक, ये सिंपली टू कोलिजन। अब ये जो मीन फ्री पाथ लेंथ होती है, इसका जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो है लैम्डा, और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में देखा था। इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/√2 n m d स्क्वायर। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ लेंथ, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं, नहीं इसमें मास नहीं हुआ करता था, ये था पाई। तो ये n क्या था, इसमें n था आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और d कौन है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आपने केटीजी में देखा था। और केटीजी में जो n स्मॉल n था ये कौन था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और जो d हुआ करता था वो d कौन था, ये था डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से याद रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन हमेशा करने बैठेंगे लेंथी काम हो जाएगा, ठीक। अब सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लैम्डा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो आपका वी जो आपका ये टाउ है, ये टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कैसे, तो देखो मैं कह रहा हूं कि मान लो आपने कंडक्टर, मान लो ये कॉपर का वायर है, अब इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये गैस में मॉलिक्यूल हुआ करते थे, कंडक्टर में कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हैं। अब ये तो बदल जाएंगे नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से, आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, 20 डिग्री बढ़ाओ, 50 डिग्री बढ़ाओ, इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा उतने ही रहने वाले हैं, ठीक। इसका मतलब एन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कौन हो गया उनका, इलेक्ट्रॉन्स का डायमीटर। तो जो आपका लैम्डा होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट चीज हो गई। ऐसा नहीं है कि लैम्डा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, जब बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर्स की बात होती है तो फिर लैम्डा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जनरली जो स्टडी करते हैं, रूम टेम्परेचर के आसपास 20-50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चले जाइए और 20-50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आइए। अगर इस 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज को हम एनालाइज करें तो इस रेंज में ये हम कह सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ लेंथ होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यू कैन कंसीडर एज ए कांस्टेंट। अब लफड़ा क्या है कि जो ये टाउ है, ये टाउ क्या लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, तो आप आंसर मुझे mm पर सेकंड नहीं देंगे, आप आंसर देंगे ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि mm पर सेकंड और 10⁵ मीटर पर सेकंड, अगर इन दोनों को ऐड भी किया जाए तो mm पर सेकंड को 10⁵ मीटर पर सेकंड में ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, तो आप बोल सकते हैं नहीं कहता। क्यों? अरे उनका स्पीड √3RT/10⁵। तो अगर मैं आपसे टाउ की वैल्यू लिखूं तो टाउ जो है लगभग, टाउ इज अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज दैट मीन फ्री पाथ लैम्डा अपॉन दैट VRMS। आप जानते हैं लैम्डा को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन VRMS को तो टेम्परेचर से मतलब है। तो VRMS कितना होता है, √3RT/m, मतलब टाउ प्रोपोर्शनल आ गया 1/√2 के। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका टाउ क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो आपका टाउ क्या होगा, घटेगा। और ये बात थोड़ा सा आप अपने दिमाग में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी स्पीड्स बढ़ जाएंगी, अब वो जल्दी जल्दी चलने लगेंगे, तो उनके बीच में जो टक्कर है वो बहुत कम टाइम में होने लगेंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से टाउ क्या हो गया, घट गया। टेम्परेचर बढ़ा,
टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ क्या हुआ, घट जाएगा, और टाउ अगर घट जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड है, जो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का स्पीड है वो भी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप याद करिए करंट का इक्वेशन जब हमने लिखा था, करंट का इक्वेशन लिखा था I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और आपको याद है वीडी में हमने इसको पुट किया था, वीडी में हमने इसको इस वीडी का वैल्यू पुट किया था, पिछली क्लास में सारा काम किया गया है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। तो वी का जो वैल्यू आया था वो आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। ठीक, ये क्या था पिछली क्लास का इक्वेशन, आपको याद होना बहुत जरूरी है कि ये आपका कंडक्टर था, और मैं मान लेता हूं कंडक्टर के इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, और इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट I है। अब आप सोचो, आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका जो टेम्परेचर बढ़ा देने से जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। और अगर हम I का वैल्यू देखेंगे तो इसका डिवीजन लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस बोला था हमने। रेजिस्टेंस कितना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो अगर इस पूरे के सिंबल की जगह मैं R यूज करूंगा तो I का जो वैल्यू वो बनेगा वो क्या बनेगा, V अपॉन R। अब सुनना ध्यान से, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाउ घटेगा, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, और अगर मेरा टाउ डिक्रीज करेगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया मतलब आप इसको ऐसे समझे कि पहले आपकी जिंदगी में समस्याएं थोड़ी कम थी, लेकिन अब जिंदगी में समस्याएं थोड़ी बढ़ गई, तो आपकी जो तरक्की करने का स्पीड है हो सकता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। सेम कहानी इन इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके जा रहे थे, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करके जा रहे थे, कोलिजन्स इनकी हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जाने का स्पीड थोड़ा कम हो गया। क्यों स्पीड कम हो गया, क्योंकि कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। ठीक, मतलब टाउ क्या कर गया, हमारा डिक्रीज कर गया। अब इसमें से इतना आपको समझ में आया, इसमें से इसको मैं हटाता हूं यहां से, देखिएगा इसमें से एक चीज हमने और डिफाइन की थी पिछली क्लास में, जिसको हमने रेजिस्टिविटी बोला था, और रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हमने क्या बोला था बेटा, कंडक्टिविटी बोला था। तो देखो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी हमने किसको बोला था, तो आपको याद है इसमें से L अपॉन A को जब मैंने हटा दिया था तो रेजिस्टिविटी कौन था हमारा, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और अगर आप इसको ध्यान से देखें कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस योर टाउ डिक्रीजेस एंड योर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक, और अगर आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या थी, रेजिस्टिविटी का इनवर्स थी। ठीक, अब सुनना ध्यान से। अब देखिए ये जो एग्जैक्ट मैंने इक्वेशन लिखी है, इस तरह से एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन होता है, तो देखिए उसका मैं बताता हूं। तो इन जो ये फॉर्मूले हम लिखते हैं ना, देखिए एक्चुअली में देखो इलेक्ट्रॉन की जो आप बात कर रहे हो ना, वो बहुत छोटा पार्टिकल है, और उस छोटे पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए जो क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ते हैं ये सफिशिएंट नहीं है। ये क्लासिकल फिजिक्स उसके बारे में सही जानकारी दे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब बहुत स्मॉल पार्टिकल को और काफ़ी हाई स्पीड के पार्टिकल को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे बहुत से क्लासिकल फिजिक्स के लॉज वायलेट हो जाते हैं, बहुत से क्लासिकल फिजिक्स के लॉज सही आंसर नहीं देते। उसके लिए फिर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लेना पड़ता है, तब जाकर हम उनके एग्जैक्ट बिहेवियर को समझ पाते हैं। हमने उन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश की है उस क्लासिकल फिजिक्स के लॉज से, लेकिन सारी बातें आपको सही मिलें ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हाँ, एक बात जरूर है कि आपको एक लगभग ट्रेंड पता चल सकता है, लगभग। देखिए, तो हमें यहां से एक ट्रेंड पता चल गया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ घटेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब किस तरह से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया।
एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया गया, तो मैं यहां डाल देता हूं हेडिंग, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। अब किस तरह से डिपेंड करती है, तो लेबोरेटरी में खूब एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों ने पता किया कि देखिए भाई, डी रो अपॉन रो डी टी, ठीक, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए टेम्परेचर टी पे पहले रेजिस्टिविटी रो थी, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या करी, इंक्रीज करी। तो जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के टी प्लस डी टी कर दिया, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के क्या कर दिया बेटा, टी प्लस डी टी कर दिया, तो मेरी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होकर क्या हो गई, रो प्लस डी रो। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, बहुत लॉन्ग टेम्परेचर वेरिएशन नहीं लेना है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, 40, 50, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा। तो हमने क्या पाया लेबोरेटरी में, हमने पाया कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज था, अगर उसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डिवाइड लगा दिया जाए तो ये वाली चीज जो आती है वो एक कांस्टेंट आती है, ये वाली जो चीज आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और उस कांस्टेंट को लेट से हम सिंबल यूज कर देते हैं अल्फा, तो डी रो अपॉन रो, अल्फा डी डी। एंड नाउ इंटीग्रेटेड, मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया तो मान लेते हैं एक मैंने रेफरेंस टेम्परेचर कंसीडर किया, दैट इज टी नॉट, रेफरेंस टेम्परेचर लेट्स से दैट इज टी नॉट, और उस रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पे मेरा रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू था वो था रो नॉट, और किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी का वैल्यू हो गया रो। ये मैं जो आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत हाई रेंज और बहुत लो रेंज में आपको नहीं जाना है। मतलब आपके टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से आप पहुंच गए 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा वेरिएशन लेंगे उतना ये रिजल्ट आपका एब्सर्ड होता जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें 12th के लेवल पे बस इसको ही सही मानना है और इसी के सहारे ही चलना है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब आप देखिए, जब इस इंटीग्रेशन को मैं करूंगा तो मैं इस साइड में लिखता हूं, देखिएगा, इस सबको हटाते हैं, तो देखो बेटा, देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ln रो। तो हम लिखेंगे ln ऑफ रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहां से रो का जो वैल्यू आया बेटा वो आया रो नॉट इंटू ई की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए अल्फा टी माइनस टी नॉट बहुत कम है 1 से, तो मैं कह रहा हूं कि लेट अल्फा टी माइनस टी नॉट इज वेरी वेरी लेस। मैंने ऐसा लेट किया है, लेट। तो अगर इस तरह से हम इसको लेट करेंगे तो जो रो का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा रो नॉट इंटू, और आप जानते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अगर ई की पावर एक्स एंड एक्स टेंड्स टू, अगर एक्स आपका बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो इसको क्या लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये जो फॉर्मूला है ये आपको अप्लाई करना है। अब मेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा ही अप्लाई करना होता है, चाहे ये कंडीशन मैच करे या ना करे। आज तक के क्वेश्चंस का यही ट्रेंड देखा गया है, मेंस वाले लोग कभी परवाह ही नहीं करते इस कंडीशन की, लेकिन एडवांस वाले लोग इस कंडीशन की जरूर परवाह करते हैं। और ये क्वेश्चन एडवांस में तभी लगानी होती है जब ये कंडीशन हमारी मैच कर जाती है, ठीक। अब यहां से मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि मान लो अगर आपका अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत कम था, तो ध्यान से देखिए अल्फा डेल्टा टी किसके बराबर, यहां से देखो मैं दिखाता हूं आपको, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, ये बराबर अल्फा डेल्टा टी के। तो अगर आपका अल्फा डेल्टा टी बहुत कम है ना, तो डेल्टा रो अपॉन रो भी बहुत कम आएगा, देखो, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, बराबर। इफ योर अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1, देन रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन 1। तो कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, अल्फा दे दिया जाता है और डेल्टा टी दे दिया जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, अल्फा और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि ये 1 से बहुत छोटा है या नहीं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन हमें फाइनल रेजिस्टिविटी दे दी जाती है, हमें इनिशियल रेजिस्टिविटी दे दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट कैलकुलेट करते हैं, और हम जानते हैं कि अगर ये वैल्यू 1 से बहुत कम है,
अगर ये वैल्यू 1 से बहुत कम है तो अल्फा डेल्टा टी भी 1 से बहुत कम है, मतलब हमारा ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, लिखो इसको। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि और देखो ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए कोई नया नहीं है। जब आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था तब आप याद करिए, यहाँ रजिस्टिविटी की जगह लेंथ हुआ करता था, फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए, अब जैसा कि हमने वेरिएशन रजिस्टिविटी के लिए देखा, सिमिलर वैसा ही वेरिएशन जैसा वेरिएशन हमने रेजिस्टिविटी के लिए देखा कि इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, सिमिलर मैथमेटिकल इक्वेशन रेजिस्टेंस के लिए भी होती हैं। हम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम बातें करते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे क्या, कैपिटल आर। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या बोलते हैं कि डी आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डी टी, ये कांस्टेंट होता है और ये अल्फा के बराबर होता है। एंड सिमिलर इक्वेशन लिखी जाती है कि आर फाइनल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ई की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। सिमिलर, एकदम आइडेंटिकल फैशन में। फिर हम बोलेंगे कि अल्फा डेल्टा टी बहुत कम है, तो मैं यहां पे कंडीशन लिखूंगा कि लेट अल्फा टी माइनस टी नॉट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1। तो अल्फा डेल्टा टी अगर बहुत कम है आपका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट, और ई की पावर अल्फा डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी माइनस टी नॉट। दिस इज योर रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक, और एंड सेम स्टोरी, ये क्वेश्चन कब एप्लीकेबल होगी, ये क्वेश्चन तब एप्लीकेबल होगी जब आपका अल्फा डेल्टा टी क्या होगा, 1 से बहुत कम होगा। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो फॉर्मूला हुआ था रो एल अपॉन ए। और अगर इस फॉर्मूले के बारे में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालकर बोलूं तो देखिए मैं क्या कहना चाहूंगा इसके बारे में। आपको याद है कि ये हमारा कंडक्टर था और ये हमारी लेंथ थी यहां से यहां तक L, और A था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे। दिस इज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन था। तो आप याद करिए कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया था कैपिटल ए, ये कैपिटल ए था क्या, ये कैपिटल ए वो एरिया था जिसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे थे, और ये L क्या था, L वो लेंथ थी जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे। तो L कौन है, ट्रेवल्ड लेंथ। L जो है आपका वो कौन है, ट्रेवल्ड लेंथ, और A कौन है, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन आर क्रॉसिंग। इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग दिस एरिया कैपिटल ई। अब इनकी हेल्प से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो देखिएगा, इसको लिख लें आप लोग, और देखिए रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में टेम्परेचर का वेरिएशन तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक ये क्वेश्चन में बताया ना गया हो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हम ये मानेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और बाकी पैरामीटर्स बदल रहे हैं। देखो क्वेश्चन करके बताता हूं, आपको सब समझेगा। अब देखिए खूब को अब इस चीज पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने हैं बस। अब आप ऐसे समझो कि सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मेरे पास दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर है। देयर आर 2 सिलेंडर। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो और
दोनों में जो करंट है, जो मैंने क्या किया यहां पे, जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया, मान लेते हैं मैंने यहां पे 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें भी मेरा 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब दोनों कंडक्टर हैं, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है और दोनों के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दोनों के अक्रॉस एक इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया फॉर कैलकुलेशन के लिए या नंबर्स आपको दिखाने के लिए मैंने उसे 10 ले लिया। आप चाहे तो उसे 50-50 20-20 कुछ भी ले लें, लेकिन दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आप एक बात नोटिस करिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम होगी और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मान लो एक में करंट जो फ्लो हो रहा है मान लेते हैं 5 एम्पियर है और दूसरे में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं 2 एम्पियर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस R1 कितना है, इसका रेजिस्टेंस R2 कितना है। दूसरी बात, इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है और इसकी रेजिस्टिविटी अगर ρ2 है तो आपको बताना है ρ1 अपॉन ρ2 का रेशियो क्या होगा। ठीक, अब देखिए मैं करके दिखाता हूं। अब पहले हमने लिखना है रेजिस्टेंस R1। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर, और ओम्स लॉ को आप ऐसे याद रखिएगा कि I का जो वैल्यू है करंट थ्रू द रजिस्टर I, वो बराबर होता है रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस। दिस इज द ओम्स लॉ। आपको R नहीं पता लेकिन आपको I पता है और आपको V पता है, तो यहां से जो R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा V अपॉन I। तो अगर मैं पहला रेजिस्टेंस R1 लिखूं तो R1 V का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट और I का वैल्यू कितना है 5, तो ये आया कितना 2, और इसका यूनिट होता है ओम। ओम के सम्मान में इसका यूनिट दिया जाता है क्या, ओम। और अगर मैं R2 की बात करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो ये आएगा 5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए सब कुछ आइडेंटिकल है, लेंथ वही है, एरिया वही है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है, लेकिन फिर भी इतना सब बराबर होने के बावजूद भी इसमें जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर और इसमें जो करंट है दैट इज 5 एम्पियर। तो इसमें ज्यादा करंट है, मतलब वहां फ्लो को रेजिस्टेंस कम मिला और यहां इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्टेंस ज्यादा मिला, इसलिए यहां पे ज्यादा तेज फ्लो नहीं कर पाए और यहां पे ज्यादा तेज फ्लो कर पाए, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस कम था और यहां रेजिस्टेंस ज्यादा था। अब वैल्यू भी नोटिस कर सकते हैं, R1 की वैल्यू कम आई है और R2 की वैल्यू ज्यादा, और आनी भी चाहिए थी क्योंकि करंट का वैल्यू क्या है, कम। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बताइए रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, रेजिस्टिविटी होती है ρl अपॉन A। दोनों का L बराबर दिया, दोनों का A बराबर दिया, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा वही किसका रेशियो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का रेशियो हो जाएगा। R1 कितना है आपका 2 और R2 कितना है आपका 5, तो ये आया 2/5। तो ρ1 अपॉन ρ2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2/5। ठीक, तो किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो आप यहां से देख लो, R1 कितना है आपका 2, R2 कितना 5, तो देखो यहां से, तो ρ2 का जो वैल्यू है दैट इज 5/2 टाइम्स ऑफ ρ1। इसका मतलब आपका ρ2 ज्यादा है ρ1 से, मतलब जो मटेरियल 2 है, ये जो मटेरियल 2 है इसकी रेजिस्टिविटी 2.5 गुना है। देखो 5/2 ऑफ ρ1 2.5 गुना है किससे, ρ1 से। जब इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसीलिए तो इसका करंट कैसा है, कम है। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस ओम्स लॉ पे मैं बाद में लौटूंगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन समझाया बस, लेकिन अभी इस पे अभी मैं अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हूंगा, इसमें बाद में लौटूंगा फिर से। हमारा देखा जाए तो इस चैप्टर में 90% काम इस ओम्स लॉ से ही पढ़ने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखें बेटा इसको। मान लीजिए आपको बताया गया कि मान लीजिए एक क्यूब है, नहीं एक क्यूबॉइड मान लीजिए, दिस इज ए क्यूबॉइड। दिस इज ए क्यूबॉइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना।
This is a material, this is a homogeneous material having some resistivity rho. This is a homogeneous material having some resistivity rho. आप इसे कॉपर का ब्लॉक मान सकते हैं, आप इसे आयरन का ब्लॉक मान सकते हैं, किसी का भी आप इसे ब्लॉक मान सकते हैं। अब कहानी यह है कि इसकी साइड लेंथ आपको गिवन है, लेट्स से दिस लेंथ इज स्मॉल a, दिस लेंथ इज स्मॉल b एंड दिस लेंथ इज स्मॉल c। ये मेरा एक होमोजीनियस मटेरियल का एक ब्रिक समझ लीजिए आप इसे। अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, इसका मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो करंट कहलाता है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रिक के अक्रॉस, जैसे ये इस डस्टर को आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये मेरा कॉपर ब्लॉक है, मुझे इसके अंदर करंट फ्लो कराना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस वाली लेंथ के अलावा करंट फ्लो कराना है तो बैटरी का एक टर्मिनल इधर चिपकाया, बैटरी का दूसरा टर्मिनल इधर चिपकाया, बैटरी के दो टर्मिनल मैं ऐसे इससे चिपका दूंगा। अब इस ब्रिक के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कौन से डायरेक्शन में, जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस में करंट ओम्स लॉ में लिखाया था मैंने, रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। बहुत अच्छे, अब सुनना। तो देखो भाई, कहानी यह है कि इधर वाला जो साइड का सरफेस है, उस सरफेस का नाम देते हैं हम 1, और एकदम ये राइट मोस्ट सरफेस है, इसका नाम देते हैं 2, और इसका रेजिस्टिविटी रो है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें रेजिस्टेंस पता करना है। पॉइंट 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस हमें पता करना है, इसका मतलब यह है कि बैटरी का एक टर्मिनल 1 वाली सरफेस पर लगा दिया जाएगा और बैटरी का दूसरा टर्मिनल 2 वाली सरफेस पर लगा दिया जाएगा। मतलब जो ये सरफेसेज हैं, इन सरफेस पे लगा दिए जाएंगे कौन, टर्मिनल। ये वाली जो सरफेसेज हैं बैटरी के टर्मिनल, आप सोचे बैटरी के टर्मिनल से चिपका दिए इससे, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। तो मुझे बताइए, जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस करके जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, b इंटू सी, और कितनी लेंथ को हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाएंगे, वो लेंथ है मेरा a, तो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा रो इंटू लेंथ, वो लेंथ जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे अपॉन वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको वो लोग क्रॉस करेंगे, तो रेजिस्टेंस आएगा रो a अपॉन बी सी। अब मान लो मैं आपसे ये पूछ लेता कि मुझे रेजिस्टेंस सरफेस 1 और 2 के बीच में नहीं चाहिए, लेकिन मुझको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो दिस अपर सरफेस 3 and this lower surface 4, that lower one, इसके बीच में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के एक टर्मिनल को अपर वाली सरफेस से चिपका दीजिए, पूरी सरफेस से चिपका दीजिए, एक पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पे नहीं, पूरी सरफेस पे बैटरी के टर्मिनल को ऐसे चिपका दीजिए, और नीचे वाली पूरी सरफेस पे बैटरी के टर्मिनल को चिपका दीजिए, एक पॉइंट पे नहीं, पूरे टर्मिनल पूरी सरफेस पे चिपका दीजिए। तो जब हम इस पूरी सरफेस पे चिपका देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करेंगे, या तो नीचे आएंगे और या फिर अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर फ्लो करेंगे, मतलब करंट हमेशा किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो लेंथ को हमारे चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस लेंथ को वो ट्रेवल करेंगे वो लेंथ होगा मेरा कौन, c, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया को वो क्रॉस करेंगे वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा हमारा a इंटू बी, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन से वाला, दैट बॉटम वन। ठीक है, तो अब हम इसका लिखते हैं एरिया। तो इसका रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन सरफेस 3 एंड 4। तो रेजिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी को इस बात से मतलब ही नहीं है कि जो करंट है वो 1 से 2 के बीच में फ्लो हो रहा है, 3 to 4 के बीच में फ्लो हो रहा है, कहां से कहां फ्लो हो रहा है, बाढ़ में जाए। किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का। मैंने पहले ही बोला था इसको एक होमोजीनियस ब्रिक मानिएगा। अब आप बोलेंगे क्या वास्तव में रेजिस्टिविटी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता? ऐसा नहीं है। आपने ग्रेफाइट का नाम सुना है, ग्रेफाइट याद है? अपने लैटिस के अलंग तो एनर्जी करंट को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वो कंडक्ट नहीं कर सकता। तो
मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा होमोजीनियस मटेरियल है, तो अगर मैंने होमोजीनियस बोल दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मटेरियल्स जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं, जो रेजिस्टिविटी है वो बायस्ड होती है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, हमें यही मान के चलना है कि रेजिस्टिविटी पूरे मटेरियल के लिए कैसी है, सेम है। तो अगर मैं सरफेस 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस लिखूंगा तो कितनी लेंथ को मेरे चार्ज कैरियर ट्रेवल करेंगे, दैट इज सी, और जिस एरिया को क्रॉस करेंगे दैट इज ए इंटू वी। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस बिटवीन सरफेस 3 एंड 4, लिख लीजिए। अब देखो बेटा, अब इसमें मैंने आपसे सरफेस 3 और 4 के बीच में पूछा, 1 एंड 2 के बीच में पूछा। अब देखो एक सरफेस और बच गई, कौन सी, दैट फ्रंट वन एंड दैट बैक साइड वन। जैसे मैं इस डस्टर में आपको समझा देता हूं, डस्टर में एक तो ये दो साइड हो गई, ये दो सरफेस, ठीक, फिर ये दो सरफेस हो गई, ठीक, फिर ये वाली दो सरफेस, ये फ्रंट वाली, यहां एक बैटरी का टर्मिनल चिपका दीजिए और इसके बैक में एक बैटरी का टर्मिनल चिपका दीजिए। अब करंट इस वाली लेंथ के अलोंग फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये आएगी आपकी लेंथ और ये आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, लिख लो इसको। अब सुनिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं। मैं कह रहा हूं बेटा कि मान लो ये आपका एक सिलेंडर है, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, जिसके अंदर R1 रेडियस के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है। जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो R1 से लेकर R2 में ही प्रेजेंट है। जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो कहां से कहां तक प्रेजेंट है, R1 से लेकर R2 तक प्रेजेंट है, जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक। तो ये मेरा हॉलो कंडक्टर है, दिस इज माई हॉलो कंडक्टर। अब मतलब जो मटेरियल है इसका जो इनर रेडियस है, दैट इनर रेडियस इज R1 एंड दैट आउटर रेडियस इज R2। इसका मतलब जो मेरा मटेरियल है वो कौन कौन से रीजन में है, R1 से लेके R2 के बीच का जो गैपिंग है उसके अंदर मेरा मटेरियल है। अंदर R1 में कुछ नहीं है, R1 रेडियस में पूरा खाली है। अब हुआ क्या, मैंने इस साइड में बैटरी का एक टर्मिनल लगा दिया और इस साइड में मैंने बैटरी का एक दूसरा टर्मिनल लगा दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और ये कंडक्टर का लेंथ है, ये कंडक्टर का लेंथ आपको गिवन है, लेट्स से दैट लेंथ इज L, एंड आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, find out the resistance of this conductor between these two surfaces। तो between these two surfaces का मतलब क्या है कि यहां पे एक साइड में हम बैटरी का लो प्लेट अटैच करेंगे और दूसरे साइड में बैटरी का हाई प्लेट अटैच करेंगे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस लिखते टाइम आप एक चीज बड़े ध्यान से याद रखेंगे, मटेरियल तो होमोजीनियस होगा, उसका टेंशन तो लेना ही नहीं है। बची दो चीजें, एक होती है लेंथ और एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ वो लेंथ होती है जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाते हैं, और ए वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाते हैं। मुझे बताइए इसमें कितने एरिया में होके फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाएंगे? तो आपका आंसर होगा कि सर देखो बीच में तो कुछ है ही नहीं, जो है इन दोनों के बीच में है, तो इतने वाला जो एरिया है इसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। दिस इज योर ई, लेंथ क्वेश्चन में दिया गया है। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ρl अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं, और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन एटलीस्ट 1-2 लेक्चर चलेंगी, तो हम अगले लेक्चर में भी रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन देखेंगे। तो आप इन चीज़ों को समझें, और किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास में आएँ और पूछें। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।